नमस्कार, मैं हूं सौरभ। आज सबसे सनसनीखेज खबर जुडिशरी से आई। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में लगी आग, उनके घर से मिले भारी कैश के दावे और फिर ट्रांसफर की चर्चा, यह विवाद का मुद्दा बना। जुडिशरी में करप्शन को लेकर बड़े बड़े वकीलों ने बयानबाजी शुरू कर दी। राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी कमेंट किए। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने तो यहां तक कह दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कोई डस्टबिन है? अगर जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा गया तो वकील उनका बॉयकॉट करेंगे। जस्टिस वर्मा की अदालत में केस नहीं लड़ेंगे। किसी ने कहा कि इस तरह के केस में सिर्फ ट्रांसफर से काम नहीं चलेगा, जस्टिस वर्मा का इंपीचमेंट होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कितना कैश बरामद हुआ? क्या इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनका ट्रांसफर किया? क्या जस्टिस वर्मा से रिजिग्नेशन देने के लिए कहा गया? क्या उन्होंने रिजाइन करने से मना कर दिया? क्या इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जांच शुरू की है? इसकी फैक्चुअल जानकारी आज आपको मैं दूंगा आज की बात में। असल में आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में होली के दिन 14 मार्च को रात 11:30 बजे आग लग गई थी। उस वक्त जस्टिस वर्मा घर में नहीं थे। परिवार के लोगों ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया। कुछ ही मिनटों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और दिल्ली पुलिस की टीम जस्टिस वर्मा के बंगले 30 तुगलक रोड पर पहुंच गई। करीब 1.5 घंटे के बाद आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर यह दावा करती है कि आग बुझाने के बाद जब फायर डिपार्टमेंट के लोगों ने घर के स्टोर की जांच की तो वहां जले हुए कुछ सामान के साथ भारी मात्रा में कैश मिला। फायर डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से इस बात की पुष्टि तो हो रही है कि जस्टिस वर्मा के घर में आग लगी थी। फायर ब्रिगेड वहां पहुंची भी थी, लेकिन उस वक्त कोई कैश बरामद हुआ या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर में दावा किया गया कि फायर ब्रिगेड की टीम ने जस्टिस वर्मा के घर पर भारी मात्रा में कैश मिलने की जानकारी अपने सीनियर्स को दी। बड़े अधिकारियों ने यह बात सरकार को बताई। सरकार की तरफ से हाईकोर्ट के जज के घर से कैश रिकवरी की जानकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को दी गई। दावा किया गया कि उसके बाद सीजेआई ने कॉलेजियम की मीटिंग बुलाई और जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके पेरेंट हाईकोर्ट इलाहाबाद ट्रांसफर करने का फैसला किया। जैसे ही अखबार में खबर छपी तो इस पर चर्चा शुरू हो गई। बड़े बड़े वकीलों ने कहा कि इस तरह के केस में ट्रांसफर करना कोई सजा नहीं है, इस मामले की जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में भारी मात्रा में कैश मिला है तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को कड़ा फैसला लेना चाहिए, सिर्फ ट्रांसफर से काम नहीं चलेगा। It's sad that he was a good judge and the bar was very happy with him. But if he was corrupt, then his being a good judge or being, decisive is of no meaning. And this is one place where it has to be zero tolerance. In my view, transferring is not a solution. Because transferring, if he starts, if he's doing this kind of a thing and if he goes and does it in his parent high court, that really is not a solution. So he should be asked to, first there should be a small in-house inquiry, and if in the inquiry there is no proper justification, which is very unlikely for him to have any justification to have this kind of cash at his residence, then he should be asked to resign, and if he doesn't resign, then he should be asked to not hold court till the impeachment process is started. चूंकि टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर में यह दावा किया गया था कि घर में कैश बरामद होने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया, इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील भड़क गए। उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई डस्टबिन नहीं है कि कॉलेजियम जुडिशरी का सारा कचरा यहां फेंके। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन डाई द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है। वी हैव गॉट द पावर टू प्रोटेस्ट। फैसला क्या होगा उसके लिए जनरल हाउस सोमवार को तय करेगी। बहुत बड़ी जनरल हाउस होने जा रही है।
जिसमें सारे लोग मिलकर ये तय करेंगे कि हमारी मांग क्या है। हम अंदाज आपको बता सकते हैं इस वक्त कि जनरल हाउस में क्या हमारी मांगे हो सकती है, लेकिन वो सहमति पर निर्भर करता है। जैसे इतना तो तय है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद में नहीं भेजा जाए, ये हमारी मांग नंबर 1 है। नंबर 2, किसी तरह की अब कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं उससे पब्लिक फेथ रिस्टोर नहीं हो सकता। पब्लिक फेथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर पब्लिक हट गई इस न्यायपालिका से तो माफियाओं का राज्य होगा, लोग माफियाओं के दरबार में न्याय मांगने जाएंगे। तो क्या हिंदुस्तान की सरकार चुप बैठ रही है, मौन है, खामोश है? ये न्यायपालिका खामोश है? क्या पब्लिक फेथ बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ लॉयर्स की है, जजेस की नहीं है? वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एसएन ढींगरा ने तो सीधे सीधे जुडिशरी पर ही सवाल उठा दिया। जस्टिस ढींगरा ने कहा कि वो इस तरह की खबर से हैरान है और सुप्रीम कोर्ट के रवैये से लगता नहीं कि वो जजेस के भ्रष्टाचार को लेकर सीरियस है। पहले तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कोई नियम ही नहीं है। अब जैसे इसके अंदर नोट पकड़े गए तो सुप्रीम कोर्ट में को इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करने की परमिशन देनी चाहिए थी। तो ठीक है, करप्शन है, जैसे आम आदमी के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, इसके ऊपर भी एक न्यायाधीश के ऊपर भी उसी प्रकार एफआईआर दर्ज करने की परमिशन दी जाए और उसके साथ साथ आगे की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट को तो ये करना चाहिए था, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे आम वो होता है कि एक थानेदार किसी थाने के अंदर जो है रिश्वत के मामले ज़्यादा आ गए तो उसे लाइन हाजिर कर देते हैं, थोड़े दिन लाइन में रखते हैं, लोग भूल जाते हैं, फिर उसे दूसरे थाने भेज देते हैं। तो यहाँ भी वही है। आप देखिए ना, करप्शन के केस जजों के ऊपर भी जो केस है वो कितने सालों चलते हैं। वो निर्मल यादव का केस 2008 का है, वो आज तक चल रहा है, और शमित मुखर्जी का केस को चलते हुए तो 25 साल हो गए। करप्शन तो एक्सेप्टेबल है जुडिशरी में, सभी लोग ये मानते हैं कि हाँ करप्शन है और रहेगी, क्योंकि इसको दूर करने का कोई वो नहीं है। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल बहुत संभल कर बोले। सिब्बल ने कहा कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी खबर सही है तो ये मामला बहुत सीरियस है और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को इस पर कड़ा रुख दिखाना चाहिए, वरना जुडिशरी पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। Certainly, the issue of corruption within the judiciary is a very serious issue, and this is not something that has been articulated by senior counsel and lawyers in this country for the first time. It's been going on for years, and public statements have been made. So I think that it's time for the Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place, that it should be more transparent, appointments should be more carefully done. There's another judge of the Allahabad High Court, as you know, against whom the collegium called him for an explanation, and he chose not to respond to their direction that he should apologize. Thereafter, the Supreme Court collegium has kept quiet. Now, that also sends a wrong signal to the public at large. जब हर तरफ इस मामले की चर्चा शुरू हो गई तो शाम को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े मामले की जांच के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने इन हाउस इंक्वायरी शुरू कर दी है और वो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को देंगे, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में यह भी कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं किया गया है। इस मामले में कॉलेजियम ने विचार जरूर किया था, लेकिन इसका जस्टिस वर्मा के नाम पर उठे विवाद से कोई वास्ता नहीं है। दोनों मामले बिल्कुल अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 20 मार्च की मीटिंग में विचार किया था और इसके बारे में जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ साथ इलाहाबाद और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से उनकी राय मांगी गई थी। तीनों की ओपिनियन मिलने के बाद ही कॉलेजियम जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद ट्रांसफर करने पर आगे फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बयान जारी करके स्थिति साफ कर दी है, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए। 2 फैक्ट तो एस्टैब्लिश हुए। पहला कि जस्टिस वर्मा के घर में आग लगी थी।
फायर ब्रिगेड की टीम्स मौके पर पहुंची थी। दूसरी बात, कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने पर विचार किया है, लेकिन सवाल यह है कि जस्टिस वर्मा के घर पर भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ या नहीं। अगर हुआ तो कितना हुआ, वो पैसा कहां गया, किस एजेंसी ने जब्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जस्टिस वर्मा के केस की जांच दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। सवाल यह है कि अगर कैश बरामद नहीं हुआ तो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस किस बारे में जस्टिस वर्मा की जांच कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग 14 मार्च को लगी, लेकिन इसकी खबर एक हफ्ते के बाद 21 मार्च को बाहर क्यों आई। इससे मन में संदेह पैदा होता है कि क्या इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश बरामद होने की खबर से हमारे जुडिशियल सिस्टम पर धब्बा लगा है। न्यायपालिका के प्रति लोगों के मन में जो सम्मान है, जो विश्वास है, उसे झटका लगा है। इसलिए बेहतर होगा कि जल्द से जल्द सारा सच सामने आए, दूध का दूध, पानी का पानी हो। आगे बढ़ते हैं। आज कर्नाटक में हनी ट्रैप को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने विधानसभा में खुलासा किया कि उनको हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई। राजन्ना ने दावा किया कि राज्य के कुछ नेशनल लीडर समेत कम से कम 48 नेताओं को हनी ट्रैप में फंसाया गया। सहकारिता मंत्री के दावे को बीजेपी के विधायकों ने सपोर्ट किया। बीजेपी के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा कि उन्हें भी फंसाने की कोशिश हुई। इस मामले पर पहले कर्नाटक के होम मिनिस्टर ने जांच कराने का भरोसा दिया था, लेकिन आज उन्होंने कहा कि इसके बारे में कोई औपचारिक शिकायत नहीं हुई है तो जांच कैसे कराएं। पहले पुलिस के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इसी बात पर हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने कांग्रेस सरकार पर हनी ट्रैप घोटाले का इल्जाम लगाया। सदन में जबरदस्त शोर शराबा हुआ और इसके बाद बीजेपी के 18 विधायकों को 6 महीने के लिए विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया। बीजेपी के विधायकों पर आरोप है कि उन्होंने चेयर का अपमान किया, स्पीकर की बेइज्जती की, स्पीकर की टेबल पर चढ़ गए, कागज फाड़े। इसी वजह से कांग्रेस के प्रस्ताव के बाद कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर यूटी खादर ने बीजेपी के 18 विधायकों को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। क्योंकि स्पीकर के फैसले के बाद भी बीजेपी के विधायक सदन से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थे, तो स्पीकर ने सस्पेंडेड एमएलएज को मार्शल आउट करने का आदेश दिया। इसके बाद मार्शल्स ने बीजेपी के विधायकों को जबरन उठाकर सदन से बाहर कर दिया। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने पार्टी विधायकों के सस्पेंशन को लोकतंत्र के लिए काला दिन करार दिया। विजेंद्र ने कहा कि स्पीकर तो सारे विधायकों के गार्जियन हैं, उनको सारे विधायकों को संरक्षण देना चाहिए था, लेकिन स्पीकर ने सरकार के बचाव में विपक्ष के 18 विधायकों को सस्पेंड किया। काला दिन है। हम लोग मांग कर रहे थे जो सत्ता पे सीनियर एमएलए और सीनियर मिनिस्टर जो हनी ट्रैप के मामले में विक्टिम थे, वो खुद जांच मांग कर रहे थे। हमने सोच रहा था कि मुख्यमंत्री जी खुद बयान देंगे, मुख्यमंत्री जी इस विषय को बहुत गंभीरता से लेंगे। हमने सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री जी खुद जांच के लिए ऑर्डर करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बहुत अफसोस की बात है, जो स्पीकर सभी एमएलए का मिनिस्टर का प्रोटेक्शन देना चाहिए था, वो खुद वो संविधान के विरुद्ध वो ऐसा डिसीजन लिया है। जो फैसला है हमारा भाजपा का 18 एमएलए को सस्पेंड करना, वो ठीक नहीं है, पूरा गलत है। ये काले मिनिस्टर का सवाल नहीं है, ये पूरा 224 एमएलए का इज्जत का सवाल है। सरकार का कर्तव्य बनता है इस मुद्दा को सीरियसली लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। असल में गुरुवार को कर्नाटक के पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा था कि राज्य के एक मंत्री को 2 बार हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई। हालांकि कोशिश नाकाम रही, लेकिन मामला गंभीर है। इसके बाद कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने भी दावा कर दिया कि उनको भी हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई। राजन्ना ने कहा कि उनके साथ साथ उनके एमएलसी बेटे राजेंद्र समेत कई नेताओं को हनी ट्रैप में फंसाने का प्रयास हुआ था। राजन्ना का दावा है कि हनी ट्रैप के जाल में 48 नेता फंस चुके हैं। इनमें कांग्रेस के भी नेता हैं और बीजेपी के भी।
ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರು ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಾಗಾಯ್ತು ಹೀಗಾಯ್ತು. ऐसी बात चल रही है कि तुमकुरू से कोई मंत्री हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। तुमकुरू से हम दो ही हैं, एक मैं हूं और एक गृह मंत्री हैं। ये कोई नई चर्चा नहीं है। ऐसे 48 सदस्य हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो इसका शिकार हुए हैं। इनमें से कुछ केंद्र के नेता हैं और कुछ राज्य के हैं। इनमें से कई ने हाई कोर्ट से स्टे भी लिया हुआ है। ऐसे लोग दोनों तरफ हैं और अब मेरा भी नाम लिया जा रहा है। मैं गृह मंत्री से अपील करता हूं कि इस मामले की गहन जांच कराई जाए। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद शिकायत लिखवाने को तैयार हूं। आखिर पता तो चले कि इसका डायरेक्टर कौन है और एक्टर कौन है। सिद्धरमैया सरकार के मंत्री ने 48 नेताओं के हनी ट्रैप में फंसे होने का दावा किया तो बीजेपी के विधायकों ने सदन में हंगामा करना शुरू कर दिया। बीजेपी के विधायक वेल में पहुंच गए, स्पीकर की चेयर को घेर लिया, कागज फाड़कर फेंकने लगे। इसके बाद कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि मामला गंभीर है, अगर कोई नेता आगे आकर शिकायत देगा तो सरकार जांच जरूर करवाएगी। कल सदन में इस गंभीर मामले को उठाया गया था। विपक्ष के सदस्यों ने इसे उठाया और माननीय मंत्री राजन्ना ने कहा कि उनके साथ भी ऐसी कोशिश हुई। इसके अलावा दोनों पक्षों के सदस्यों और केंद्र के कुछ नेताओं के साथ भी हनी ट्रैप की कोशिश हुई, ऐसा उन्होंने सदन में बोला। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस बारे में लिखित शिकायत दर्ज करवाएंगे, लेकिन अभी तक शिकायत नहीं मिली है। बिना शिकायत के सिर्फ अंदेशे के आधार पर इसकी जांच करना ठीक नहीं है। जब इसके बाद भी बीजेपी विधायकों का हंगामा नहीं रुका तो खुद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सफाई दी। सिद्धरमैया ने माना कि हनी ट्रैप का मामला गंभीर है और सरकार भी इसको लेकर बहुत सीरियस है। जैसे ही कंप्लेंट मिलेगी सरकार जांच शुरू कर देगी। ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರದಾರು ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ इसमें किसी को भी बचाने का सवाल नहीं है। सबके अधिकारों की रक्षा की जाएगी और उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी दल के एमएलए हों या निर्दलीय हों या फिर आम जनता हो। सबको इंसाफ देना सरकार की जिम्मेदारी है। किसी को बचाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई सवाल ही नहीं है। जैसा कि गृह मंत्री डॉक्टर परमेश्वर ने सदन में कहा है कि मंत्री राजन्ना से शिकायत मिलते ही इस मामले की हाई लेवल जांच की जाएगी। लेकिन इसके फौरन बाद कर्नाटक सरकार के एक और मंत्री एमसी सुधाकर ने कहा कि सरकार हनी ट्रैप मामले की जांच कराए भी तो कैसे, क्योंकि हनी ट्रैप में फंसे कई नेता कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेकर आए हैं, जांच रुकवा दी है। एमसी सुधाकर ने कहा कि कोई कंप्लेंट करेगा तभी तो सरकार जांच कराएगी, बिना शिकायत के जांच कैसे हो। Already our Home Minister has assured on the floor of the House that once I receive a written complaint from our Cooperation Minister, who in fact said that some people are trying to tarnish his image. So he said he's going to give a written complaint. Probably once he gives a written complaint, then the entire process will start. But the issue here is, like many people earlier in the previous government who for various reasons went to the courts and they have taken the restrainment order. So the restrainment orders are also to be viewed before getting into any sort of investigation. So I think time alone will reveal what exactly and who exactly are behind this entire thing. लेकिन बीजेपी के नेता हनी ट्रैप जैसे गंभीर मामले पर कर्नाटक सरकार के रवैये से संतुष्ट नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस की सरकार तो स्कैंडल सरकार बन गई है, आए दिन नए नए स्कैंडल सामने आते रहते हैं। बसवराज बोम्मई ने कहा कि अब तो कर्नाटक की जनता भी कांग्रेस को वोट देकर पछता रही है। So there is more than 10 scandals in the last 2 years. There is a scandal in SC/ST money. There is a scandal in food. There is a scandal in liquor. You name, there is a scandal, and it has gone to the lowest step. It has questioned the character of this government. It might be 48 or something more. Each and every case should be inquired thoroughly, and whoever behind this should be booked and put behind the bars, and once for all the whole thing should be cleansed. Otherwise, this kind of dirty politics will bring bad name to the state, and people will lose hope in the democracy. And now, as it is, the people of Karnataka are really feeling so bad that we have elected such a government which can indulge in this kind of dirty politics. आमतौर पर हनी ट्रैप में आम लोगों को फंसाकर पैसा ऐंठने,
सरकार के जवानों को खुफिया जानकारी देने के लिए मजबूर करने की खबरें तो अक्सर आती हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राज्य सरकार के मंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश का खुलासा किया। अगर 48 नेताओं को हनी ट्रैप किया जा चुका है तो मामला बेहद गंभीर है। इस रैकेट का पता लगाया जाना चाहिए, पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कल कर्नाटक के होम मिनिस्टर ने विधानसभा में जांच का भरोसा दिलाया था, आज वो अपनी ही बात से मुकर गए, औपचारिक शिकायत का बहाना बनाने लगे। इससे शक पैदा होता है आखिर इस मामले में ऐसा क्या है जिसकी वजह से सिद्धरमैया की सरकार जांच से भाग रही है। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारनामे से एक बार फिर जेडीयू और बीजेपी के नेताओं की मुसीबतें बढ़ गईं। अब आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का इल्जाम लगाया है, माफी की मांग की। इस मुद्दे पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। आरजेडी ने नीतीश कुमार के खिलाफ सदन के अंदर सदन के बाहर जोरदार नारेबाजी की। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और आरजेडी के तमाम नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान करके जो गलती की है उसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। असल में कल पटना में नीतीश कुमार एक प्रोग्राम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के तमाम मंत्री और आला अधिकारी मौजूद थे। प्रोग्राम में जब राष्ट्रगान बजना शुरू हुआ तो सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। इसी बीच नीतीश कुमार ने अपनी बगल में खड़े बिहार के चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार से इशारों में कुछ कहने की कोशिश की। चूंकि राष्ट्रगान चल रहा था इसलिए दीपक कुमार थोड़ा असहज हुए और उन्होंने नीतीश कुमार को इशारे से सावधान की मुद्रा में खड़े होने के लिए कहा, लेकिन नीतीश कुमार रुके नहीं, कुछ बोलते रहे। इसके बाद उन्होंने सामने खड़े किसी व्यक्ति को हाथ जोड़कर नमस्ते भी की, फिर चीफ सेक्रेटरी का हाथ पकड़ने की कोशिश की। हालांकि दीपक कुमार ने नीतीश का हाथ नीचे करके उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन नीतीश की सारी हरकत कैमरे में कैद हो गई और इस वीडियो को आरजेडी ने एक बड़ा इशू बना दिया। तेजस्वी यादव ने वीडियो ट्विटर पर पोस्ट करके लिखा कि मुख्यमंत्री आए दिन नौजवानों, महिलाओं और बुजुर्गों का अपमान करते हैं, लेकिन कम से कम राष्ट्रगान का तो अपमान न करें। इसके बाद तेजस्वी यादव ने सदन के अंदर भी यह मुद्दा उठाया और एडजर्नमेंट मोशन पेश करके इस पर चर्चा की डिमांड की, लेकिन स्पीकर ने परमिशन नहीं दी तो विपक्षी दलों के मेंबर्स ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद तेजस्वी सदन से बाहर आए और कहा कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान करके पूरे बिहार को शर्मसार किया है। वो आए दिन ऐसी हरकतें करते हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी मानसिक हालत सही नहीं है, इसलिए अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री जी ने जिस हिसाब से राष्ट्रगान का अपमान किया, हम बिहारी होने के नाते इन्होंने बिहार का नाम झुकाने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए था। और जो लाडले मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी काहे चुप है? पुण्यतिथि वाले दिन जब गांधी जी को सलामी दिया जा रहा था, गार्ड ऑफ ऑनर, तो मुख्यमंत्री जी उस बीच में ताली जो है पीटने का काम कर रहे थे। सदन में तरह तरह का लोगों को इशारा करना, इस पे भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी महिलाओं का अपमान करते, कभी नौजवानों का अपमान करते। अरे हमारे पिता हमारी माँ का तो करते ही हैं, हमको उसकी परवाह नहीं है। लोग सवाल कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की ऐसी स्थिति बनी है तो बिहार कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है ये बिहार? मुख्यमंत्री को किसी भी कीमत पे अब हमको लगता है कि रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और हम तो हाथ जोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि अब बिहार को बख्श दीजिए। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार ने देश का जो अपमान किया है उस पर उन्हें माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो अपने पद से इस्तीफा दे दें और अपने बेटे को या किसी और को मुख्यमंत्री बना दें। चाहेंगे कि सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी आके सदन में मांगना चाहिए। अपमान हुआ है देश का, राष्ट्रगान का, पूरा देश भर में, पूरा देश और दुनिया देख रहा है। अगर दिमागी उनका ठीक नहीं है, दिमागी ठीक नहीं है तो इस्तीफा करके अपना बेटा के बनावे या कोई के बनावे।
दिमागी काम नहीं कर रहा है तो अपना बेटा के बनावे, आगे लावे। इस मामले में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ये सब जानते हैं। बीजेपी भी इससे अनजान नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए नीतीश कुमार को आगे किए हुए है, जबकि सच ये है कि नीतीश कुमार से अगर उनकी कैबिनेट के मंत्रियों का नाम भी पूछा जाए तो वो बता नहीं पाएंगे। आप अगर सिपाही के तौर पर भी बहाल होते हैं तो आपका मेडिकल जांच होता है। मुख्यमंत्री हैं तो आपको अपने मेडिकल स्थिति के बारे में स्थिति जो है वो स्पष्ट करनी चाहिए। अभी तक सरकार ने उसका तो संज्ञान कुछ लिया नहीं। नीतीश जी शारीरिक तौर पर थक गए हैं, फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड है। बाकी बातें छोड़ दीजिए, अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम अगर नीतीश जी बता दें, कैमरे पर अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम नहीं बता सकते हैं, उनकी ये स्थिति है और उनके भरोसे पूरा बिहार छोड़ा हुआ है। और इसके लिए नीतीश कुमार से ज्यादा कहीं ना कहीं भाजपा वाले दोषी हैं। मान लीजिए कि आपको हमको पता हो ना हो, भाजपा के लोगों को तो पता है। क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री को ये पता नहीं कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत क्या है? इसके बावजूद सिर्फ वोट के लिए या कुछ सांसदों के समर्थन के लिए पूरे बिहार को उन्होंने एक तरीके से हाशिए पर छोड़ रखा है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने जब नीतीश कुमार पर सीधे हमले किए, उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए, तो सरकार की तरफ से मंत्री अशोक चौधरी ने जवाब दिया। अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने जिस तरह देश की सेवा की, बिहार की सेवा की, उसके बाद उनके काम पर, उनकी राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन चूंकि चुनाव करीब है और आरजेडी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो एक नॉन इशू को इशू बना रही है। इसका उसे कोई फायदा नहीं होगा। नीतीश कुमार को हिंदुस्तान के जनमानस के लिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहे हों, बिहार सरकार के 20 साल से मुख्यमंत्री रहे हों, किसी व्यक्ति ने न कोई ईमानदारी पर, न उनकी कर्तव्य निष्ठा पर या उनके कार्यशैली पर किसी ने प्रश्न चिन्ह उठाया। अब राष्ट्रगान के ऊपर जिस तरह का इशू इन लोगों ने क्रिएट किया है, तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार से राष्ट्र विरोधी कोई है ही नहीं। ये तो कभी कभी जाने अनजाने में कुछ घटनाएं इस तरह की हो जाती है, जिसका आदमी, ये बात सत्य है कि नीतीश कुमार के लिए और नीतीश कुमार जैसे नेता के लिए अगर जिस शब्दों का ये लोग प्रयोग विपक्ष कर रहा है, ये खुद जिसके थाली में 75 तो छेद है, जिनका नेता से लेकर के उनका पूरा परिवार किस तरह से भ्रष्टाचार के अखंड उसमें डूबा हुआ है, वो लोग आज नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ये बिना इशू का इशू उठा करके नीतीश कुमार को नीचा गिराने का विपक्ष की साजिश है। इसके बाद बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा लालू यादव की एक तस्वीर लेकर के आए। विजय सिन्हा ने कहा कि ऐसा कई बार होता है जब राष्ट्रगान के वक्त लोगों से गलती हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे राष्ट्रगान का अपमान किया गया। विजय सिन्हा ने कहा कि आरजेडी के नेता इस मुद्दे को सिर्फ इसलिए तूल ले रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। ईडी के केस में लालू और राबड़ी की जिस तरह पेशी हो रही है, उससे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। अब देखिए ये वीडियो, ये किसका वीडियो है? अरे इस तरह के मानवीय भूल तो कई बार हम लोग देखे हैं कि गवर्नर साहब आते हैं, शपथ के क्रम में भी राष्ट्रगान शुरू होता है, कुछ लोग देर से उठना पड़ता है। अब ये ध्यान का, सम्मान का विषय नहीं, मुख्यमंत्री जी के भी ध्यान में नहीं रहा। और इसको लेकर के पहले तो उनको कहिए कि मन मिजाज अगर जो राष्ट्रगान के प्रति इतना प्रेम झलक रहा है तो राष्ट्रद्रोहियों को टिकट देना बंद करिए, सदन में पहुंचाना बंद करिए। असलियत इसके अंदर है कि अपने माता पिता पर ईडी के छापे, जेल जाने के भय को डाइवर्ट कर रहे हैं और वर्गलाने का एक नया विपक्ष खेल खेल रहे हैं। नीतीश कुमार पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से विधानसभा में रिएक्ट करते हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उन्हें देखकर लोगों के मन में नीतीश की हेल्थ को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। राष्ट्रगान के वक्त नीतीश कुमार जिस तरीके से हंसे, लोगों का अभिवादन कर रहे थे, उसे देखकर चीफ जस्टिस और वहां मौजूद दूसरे नेताओं की एम्बैरेसमेंट साफ नजर आ रही थी। लेकिन बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की सियासी मजबूरी है, उन्हें नीतीश का बचाव करना है, वो कर भी रहे हैं, लेकिन उनके तर्क जनता के गले नहीं उतरेंगे। अब आपको सुनवाता हूं असदुद्दीन ओवैसी की बात। ओवैसी ने आज हैदराबाद में जुम्मे की नमाज के बाद तकरीर के दौरान
बीजेपी और आरएसएस पर खूब हमले किए। बोले उन्होंने बीजेपी की सरकार पर रमजान के महीने में मुसलमानों को टारगेट करने की बात कही। कहा केंद्र सरकार ईद में वक्फ प्रॉपर्टी बिल लाने वाली है, इसका मकसद मुसलमानों से उनकी प्रॉपर्टी छीनना है। इसके बाद ओवैसी ने औरंगजेब का मुद्दा उठाया और कहा महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर जो विवाद हो रहा है उसकी जड़ बीजेपी है। नागपुर में जो कुछ हुआ उसके पीछे कोई और नहीं, खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार राज्य का माहौल खराब कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैला रही है। नागपुर में जो झगड़ा हुआ, जो आरएसएस के लोग चादर को जलाए जिस पर कुरान करीम के आयत थे, उनको पुलिस स्टेशन में हजरत पुलिस ने बेल दे दी और 50 या 60 बच्चे अभी जेल में हैं। और चीफ मिनिस्टर बोल रहे जो साजिश की उनकी खबर खोद दूंगा। अरे जो करे, फोटो नहीं दिख रही आपको? आप ही के बयान की वजह से हुआ ना, आप ही के शहर में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बोलता है, इस तरह का बयान उसके वजीर देते हैं कि वो निकाल देंगे, और फिर जब गड़बड़ होती बोलते नहीं वो पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई। अच्छा, पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई? तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा ही शहर है ना वो नागपुर। और क्या किया इन्होंने? कुरान करीम की आयतें जिस चादर मुबारक पर तू जला दिया। दोपहर में जाकर कंप्लेन दिया गया कि एक्शन लो, और जाहिर है बाद में तशद्दुद हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। मगर आप बोल रहे पिक्चर की वजह से हुआ। अच्छा, पिक्चर की वजह से हो रहा है सब, और आप क्या कर रहे हैं? हाथों में मेहंदी लगी हुई है आपकी, हुकूमत आपकी, पुलिस आपकी, इंटेलिजेंस फेलियर आपका। क्यों कर रहे हैं सब ये? अरे लॉ एंड ऑर्डर अगर पैदा हो रहा है तो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारे जो लोग आज वजीर बने बैठे हैं वो मुसलमानों के खिलाफ गंदगी, बकवास और जहर को फैलाकर मंत्री बन चुके हैं। उनको कुछ नहीं कर रहे हैं। ने खबर को निकाल देंगे, उसको निकाल देंगे, ये निकाल देंगे। अरे रूल ऑफ लॉ से चलेगा या तुम्हारी मनमानी से चलेगा? बताओ हमको। बोल्डर के इस देश में कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसकी बैल चलेगा क्या? फिर रूल ऑफ लॉ कहां है? फिर आइन से चलेगा, संविधान से चलेगा, या तुम्हारे जोर पर चलेगा? इसके बाद ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की बात की। संभल के नेजा मेले का मुद्दा उठाया। संभल में प्रशासन ने सालार मसूद गाजी की मजार पर लगने वाले मेले को इस बार परमिशन देने से इनकार कर दिया है। इस पर हैदराबाद में ओवैसी बोले कि 1000 साल से जो मेला चल रहा था उसे क्यों रोका गया? अगर सरकार को लगता है कि मसूद गाजी लुटेरा था तो और कौन कौन बादशाह लुटेरे थे और कौन कौन देशभक्त थे? सरकार कानून बनाकर उन सबकी लिस्ट पब्लिश कर दे। ओवैसी ने कहा कि इस तरह के विवाद बीजेपी के नेता जानबूझकर पैदा कर रहे हैं जिससे मुसलमानों को दबाया जा सके। कोई एक मेला लगाते उत्तर प्रदेश में, एक पुलिस के ऑफिसर का वीडियो देखा, नहीं उन्हें लुटेरा था, तुम मेला नहीं लगाना। कैसे मालूम तुम कौन लुटेरा था? नहीं लुटेरा था, तुम नहीं लगाना। अच्छा लिख के दे दो लुटेरा था, कानून बना दो लुटेरा था, और हमको बताओ लुटेरों का कौन, कानून बना के बोलो ये सब लुटेरे हैं, और हमको ये बताओ कि कौन लुटेरा नहीं था उसका भी कानून बनाओ। 1000 साल से मेला होता है, बोले नहीं लुटेरे का मेला नहीं करना। कौन है तुम ये डिसाइड करने वाले? क्या BNSS में लिखा हुआ है लुटेरा? क्या कानून में लिखा गया लुटेरा? नहीं, नाम वो है लुटेरा। अरे तुम क्या कर रहे हो उस देश को? तुम कहां ले जाकर छोड़ रहे हो उसको? ओवैसी को हर मामले में हिंदू मुसलमान दिखाई देता है। महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर विवाद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बयान से शुरू हुआ था। इसके बाद औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग उठी थी। देवेंद्र फडणवीस ने उसको सपोर्ट किया था। यह बात ओवैसी को बुरी लगी, लेकिन आज फडणवीस ने जो ऐलान किया है उससे ओवैसी को अभी और मिर्ची लगेगी। आज महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया कि वो उत्तर प्रदेश में आगरा के किले के पास उस जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज का एक भव्य स्मारक बनाएगी जहां शिवाजी को मुगल बादशाह औरंगजेब ने कैद करके रखा था, और शिवाजी महाराज औरंगजेब के सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर कैद से छूटने में कामयाब हुए थे। आगरा में शिवाजी महाराज के स्मारक को बनाने की मंजूरी सरकार से मिल गई है। इसका गवर्नमेंट ऑर्डर भी जारी हो गया है।
देवेंद्र फडणवीस की सरकार के मंत्रियों ने कहा कि आगरा के कोठी मीना बाजार में महाराष्ट्र सरकार जमीन एक्वायर करेगी और यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का एक भव्य स्मारक बनेगा। यह स्मारक शिवाजी महाराज की वीरता और साहस का प्रतीक होगा। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवाजी महाराज की आगरा में स्मारक बनाने की इच्छा जाहिर की थी। पिछले महीने आगरा में एक जनसभा में फडणवीस ने कहा था कि ऐसा स्मारक बनाएंगे कि लोग ताजमहल से ज्यादा छत्रपति शिवाजी का स्मारक देखने जाएंगे। भव्य दिव्य स्मारक बनेगा, लेकिन एक याचक के रूप में मैं आपके माध्यम से योगी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, हमें आप अनुमति दीजिए। महाराष्ट्र की सरकार इसको अधिग्रहित करेगी, महाराष्ट्र की सरकार इसको एक्वायर करेगी और महाराष्ट्र की सरकार यहां पर एक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक तैयार करेगी। और मां कसम मैं बताना चाहता हूं, एक बार ये स्मारक बन गया तो आपके ताजमहल से ज्यादा लोग ये स्मारक देखने के लिए नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम देवेंद्र फडणवीस नहीं बताऊंगा। आज देवेंद्र फडणवीस ने अपना वादा पूरा कर दिया। सरकार की तरफ से आदेश जारी होने के बाद महाराष्ट्र के टूरिज्म राज्य मंत्री इंद्रनील नाइक ने कहा कि आगरा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसा एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा ताकि शिवाजी महाराज की वीरता से आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सकें। इसमें बहुत दिनों से हम लोग यही सोच रहे थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक एक आगरा में हो, उसके साथ ही एक मराठा पराक्रम शौर्य ऐसा एक पानीपत में हो। तो ये दो में से एक आज हमने पूरा कर दिया है। तो आगरा का निश्चित मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जिसका बहुत भव्य ऐसा रूप है और जिसको टूरिस्ट बहुत अच्छी तरह के और उनके बारे में जान सकते। सरकार के इस फैसले को महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने भी सपोर्ट किया है, लेकिन साथ में सरकार से सवाल भी पूछे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि आगरा में शिवाजी का स्मारक बने, अच्छी बात है, लेकिन अरब सागर में बनने वाले छत्रपति शिवाजी के उस स्मारक का क्या हुआ जिसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उसका स्वागत ही करते हम लोग, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अरबी समंदर में मुंबई में भव्य स्मारक छत्रपति शिवाजी महाराज का बनाने का 2019 में जिसका भूमि पूजन किया था, उसका क्या हुआ? क्या ऐसी घोषणाएं कर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का अपमान करने का काम ये सरकार करेंगी? ये भी सवाल इसमें खड़ा होता है। और इसलिए ये सरकार को हम चिताना चाहते हैं कि जो घोषणाएं पहले की उसको भी पूरा किया जाए। कांग्रेस नेता नाना पटोले के आरोप पर महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष से इस मसले पर राजनीति न करने की अपील की और कहा कि अरब सागर में बनने वाला शिवाजी का स्मारक कुछ तकनीकी कारणों से पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन शिवाजी महाराज से जुड़े तमाम दूसरी जगहों पर रेस्टोरेशन का काम जारी है। जिस कांग्रेस ने इतने सालों तक देश पे राज किया, महाराष्ट्र में उनकी इतने साल गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्यों नहीं किया तभी? ये सवाल मैं उनसे पूछता हूँ। आज अगर महायुति की तरफ से अगर ये इनिशिएटिव लिया गया है तो मेरे ख्याल से इसकी प्रशंसा, जो अच्छा है उसकी प्रशंसा कीजिए ना, थोड़ा मन खुला रखिए आप। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्मारक अरबी समुद्र में होना था, बिल्कुल कोई टेक्निकल रीजन्स की वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो स्वराज्य की राजधानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने रायगढ़ में बनाई थी, उस रायगढ़ का रिस्टोरेशन आज हम कर रहे हैं। इतना बड़ा डिसीजन था, तो मेरे ख्याल से शिवाजी महाराज जी के जितने भी स्मारक थे या जितने भी फोर्ट थे उनका रिस्टोरेशन करना ये हमारे लिए प्रायोरिटी है। और जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास में जो महत्वपूर्ण पड़ाव थे या फिर महत्वपूर्ण जगह थी, वहाँ पे हम लोग स्मारक करने के लिए हमने इनिशिएटिव ले रहे हैं। आगरा की पहचान ताजमहल की वजह से है। जो टूरिस्ट आगरा जाते हैं वो ताजमहल के अलावा औरंगजेब का किला भी देखने जाते हैं। पास में फतेहपुर सीकरी है, वहां भी जाते हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इसी आगरा में किले के पास एक गांव में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को नजरबंद किया था, जहां से छत्रपति शिवाजी महाराज आजाद होने में कामयाब रहे थे। यह हवेली बाद में एक सेठ ने खरीद ली थी, अब वो खंडर हो चुकी है। कोई इस बारे में, इतिहास के बारे में नहीं जानता, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने शिवाजी महाराज के शौर्य से जुड़े इस स्थान पर भव्य स्मारक बनाने का ऐलान किया है और इस नेक काम के लिए योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस उनकी पूरी मदद करेंगे।
योगी खुद आज अयोध्या में थे। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में सबसे पहले हनुमानगढ़ी में बजरंगबली की पूजा अर्चना की। इसके बाद वो राम जन्मभूमि पहुंचे, रामलला के दर्शन किए। 30 मार्च से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है। रामनवमी के दिन अयोध्या में बड़ा उत्सव होगा, इसलिए योगी ने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की। राम जन्मोत्सव की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। इससे पहले योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान योगी ने कहा कि 2017 में जब अयोध्या में दीपोत्सव होना था तो लोगों ने तरह तरह की बातें कही। कहा अयोध्या जाने से विवाद होगा, कुर्सी पर खतरा आ जाएगा, लेकिन हमने उसी दिन तय कर लिया था कि अयोध्या में दीपोत्सव होगा जरूर, चाहे इसके लिए कुर्सी गंवानी पड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने 2017 में जब अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन को आगे बढ़ाया था, हमारे मन में एक ही बात थी और वो बात यही थी कि कैसे भी हो अयोध्या को उसकी पहचान मिलनी चाहिए। कैसे भी हो अयोध्या को उसकी पहचान मिलनी चाहिए, अयोध्या को वो सम्मान मिलना चाहिए जिसका वो हकदार होना चाहिए। एक द्वंद्व था जब अयोध्या में पहली बार आने की बात हुई। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 अवस्थी से कहा, मैंने कहा बस चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम हो इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं और सबका सकारात्मक भाव है। और आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया, एक पर्व बन गया है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बने तो अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए, जबकि उससे पहले की सरकारों के मुख्यमंत्री और दूसरी पार्टियों के नेता वोट बैंक खिसकने के डर से अयोध्या जाने से बचते थे। लेकिन योगी ने करीब करीब हर महीने अयोध्या का दौरा किया। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन शुरू किया। फिर राम मंदिर निर्माण के बाद तो अयोध्या का पूरा कायाकल्प ही हो गया। पहले साल भर में 20 लाख से भी कम टूरिस्ट अयोध्या जाते थे, लेकिन पिछले एक साल में ही 16 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। इस बदलाव का क्रेडिट योगी आदित्यनाथ को जाता है। आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद आखिरी सांसें ले रहा है। नक्सलियों का खात्मा भी 31 मार्च 2026 तक कर दिया जाएगा और नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद की समस्या भी जल्द खत्म होगी। आज राज्यसभा में होम मिनिस्ट्री के कामकाज की चर्चा का जवाब देते वक्त अमित शाह ने कहा कि ये तीनों प्रॉब्लम्स बहुत पहले की हैं, लेकिन 2014 से पहले की सरकारों ने इन्हें खत्म करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन तीनों ही समस्याओं पर एक साथ वार किया। इसका नतीजा अब सामने है। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किया, पाकिस्तान को सबक सिखाया, दहशतगर्दों को चुन चुनकर खत्म किया। इसके बाद अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद कश्मीर की वादियों में बर्फ का मजा लेने के लिए गए, वो भी सरकार से पूछ रहे हैं कि कश्मीर में क्या बदला। इसके बाद अमित शाह ने यह भी बताया कि कश्मीर में बदलाव आया क्या है। हिसाब मांगते हैं, क्या हुआ 370? साहब हिसाब तो इनको दिया जाता है, नजारा तो उनको दिखाया जा सकता है जिनकी नजरें साबुत हो। जो काला चश्मा पहनकर आंखें मूंद कर बैठते हैं, उसको विकास नहीं दिखा सकते। किसी सदस्य ने ठीक ही कहा था, पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए,
अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी दिखाएगा। हम तो दिखाई देते ही सीधा दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं, मान्यवर, दो आंखों। हमारी सरकार ना आतंकवाद को सह सकती है, ना आतंकवादियों को सह सकती है। कोई जगह नहीं है देश में अब देश के नागरिकों के साथ खून की होली खेलने वाले। अमित शाह ने आज राज्यसभा में मणिपुर की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने मैतेई और कुकी दोनों पक्षों की बातचीत करवाई है, अभी वहां स्थिति शांत है। इसके बाद होम मिनिस्टर ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की डिटेल दी। फिर भाषा मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि जो लोग उन पर तमिल के अपमान का आरोप लगाते हैं वो अपने गुनाह छिपाने के लिए भाषा का मुद्दा उठा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार हर भाषा का सम्मान करती है। अगर तमिलनाडु में उनकी सरकार बनी तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी तमिल में होगी। अमित शाह ने कहा कि अब एनडीए के नेता तमिलनाडु के गांव-गांव जाकर डीएमके की हकीकत जनता को बताएंगे। और मैं एक बात घोषणा करना चाहता हूं मान्यवर, कि दिसंबर के बाद मैं हर राज्य में किसी भी नागरिक हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, उसके साथ उसकी भाषा में ही पत्र व्यवहार करने वाला हूं। इस स्थिति जो भाषा के नाम पर दुकान चलाते हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, उनको मजबूत जवाब। भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना है। मान्यवर क्या कहते हैं कि हम दक्षिण की भारत के भाषाओं के विरोधी हैं, कोई राज्य की भाषा के विरोधी कैसे हो सकते हैं? हम भी तो वहीं से आते हैं। मैं भी गुजरात से आता हूं, निर्मला जी तमिलनाडु से आते हैं। कैसे हम विरोध कर सकते? क्या बात करते हो? हमने भाषाओं के लिए काम किया है। हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को भारत की भाषाओं में किया है। और मैं आज इस मंच पर से कहना चाहता हूं तमिलनाडु सरकार को, 2 साल से हम कह रहे हैं आप में हिम्मत नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को तमिल में अनुवादित करने की, क्योंकि आपके आर्थिक हित जुड़े हुए, आप ये नहीं कर सकते हो। मगर हमारी सरकार आएगी एनडीए की, हम मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स तमिल में तमिलनाडु में बनाएंगे। आने वाले भाषा के नाम पर जो जहर फैला रहे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगती है और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं लगती। भाई, तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम। आप चुनकर संसद में आकर बैठे हो, कैसे देश की व्यवस्था चाहते? भाषा के नाम पर देश के विभाजन के लिए, देश के बंटवारे के लिए बहुत सारा हो चुका, अब नहीं करना चाहिए। देश आगे बढ़ गया है, आप विकास की बात करिए। आपके घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भाषा का आड़ देते हैं। हम एक्सपोज करेंगे, गांव गांव जाकर एक्सपोज करेंगे ये भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भाषा। आज पंजाब के मोगा से रोड एक्सीडेंट की एक हैरान करने वाली तस्वीर आई। असल में मोगा में शेखावाला चौक मार्केट में सड़क के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा हो गया। ज्यादातर लोग गड्ढे से बचकर निकल रहे थे, लेकिन एक कार के पीछे पीछे जा रहा बाइक सवार गड्ढा देख नहीं पाया। कार गड्ढे के ऊपर से निकल गई, लेकिन पीछे से आ रहे इस व्यक्ति को नजर नहीं आया और वो अपनी बाइक समेत गड्ढे में गिरा। गनीमत ये थी कि बाइक ही गड्ढे के अंदर गई। बाइक सवार शख्स किसी तरीके से बच गया, लेकिन उसे चोटें काफी आई। जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली तो खुद मेयर मौके पर पहुंचे। नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाकर फिर उस गड्ढे को भरवाया गया।